बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो हम लोगों ने जो पहला जो हम अध्याय पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का, उसका पहले अध्याय का पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा। अब दूसरे अध्याय के साथ इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि पहले ही बताया था आपको कि ये मॉड्यूल 1 है अर्थशास्त्र को समझना, और उसका अध्याय 1 है। अध्याय 1 है अर्थशास्त्र क्या है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने उसमें अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ा था। अर्थशास्त्र का अर्थ आपको जैसे पहले भी बताया, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने समय के साथ साथ अलग अलग रूप से अर्थशास्त्र का अर्थ प्रस्तुत किया या परिभाषित किया। अर्थशास्त्र को सबसे पहले धन के विज्ञान के रूप में, उसके बाद कल्याण के विज्ञान के रूप में, फिर दुर्लभता तथा चयन के विज्ञान के रूप में, तत्पश्चात समृद्धि तथा विकास के विज्ञान के रूप में, और अंत में धारणी विकास के विज्ञान के रूप में। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थशास्त्र की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र या इसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरी जो शाखा है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का अर्थ होता है बहुत छोटा या अत्यंत सूक्ष्म। तो अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है उसका अर्थ प्रकट करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज आपको पता है कई लोगों के समूह से मिलकर एक समाज बनता है। तो इस समाज में कई सारे लोग आपको जैसे इस फोटो में दिख रहे हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि समाज में एक समाज है, इसमें कई सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो इन व्यक्तियों में से अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात करें, जो कि एक व्यक्ति क्या होगा, उस समाज का एक बहुत सूक्ष्म भाग होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात मतलब यदि जो एक व्यक्ति के द्वारा जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं या जो इकोनॉमिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तो एक व्यक्ति द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में सबसे पहला उदाहरण है कीमत का निर्धारण। आप लोग अवगत होंगे कि आप लोग देखते होंगे अपनी रोजमर्रा की जीवन में भी कि आप लोग कीमत से कई बार आपका सामना होता है। जैसे कोई भी वस्तु आप लेने जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई कीमत या तो उस पैकेट पे मुद्रित होती है, अथवा अगर मुद्रित नहीं होती है, जैसे सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं, तो उसका जो दुकानदार है वो आपको उसकी कीमत बताता है। तो उस कीमत का निर्धारण उसके जो विक्रेता है उसके द्वारा किया जाता है। और वो किस आधार पर उसका निर्धारण होता है, वो यह व्यक्ति किस तरीके से उस निर्णय को लेता है, ये सब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके पश्चात है दी गई कीमत पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा के बारे में निर्णय लेना। अब उदाहरण के तौर पर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं, तो आपके पास एक दिया गया एक बजट होता है कि आपको इतने पैसे में ही कुछ सामान लेना है। तो आपको जो आपके पास पैसा है, जो भी पैसा मौजूद है, जो भी पैसा आपके पास उपलब्ध है, उस पैसे में अनेक वस्तुओं जो वस्तुएं उपलब्ध है बाजार में, उसमें से अपने लिए जो आपको मैक्सिमम संतुष्टि देंगी, उस प्रकार की जो आपको अधिकतम संतुष्टि देंगी, उस प्रकार की वस्तुओं का एक विकल्प चुनना पड़ता है कि आपको कौन कौन से वस्तुएं उस पैसे में लेनी है, जिससे कि आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो जो इस प्रकार के निर्णय होते हैं, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, दी गई कीमत पर वस्तु की आपूर्ति के बारे में निर्णय लेना। अब यहाँ बात इससे पहले वाले उदाहरण में बात थी कि आप एक क्रेता हैं, यहाँ बात है एक विक्रेता की या एक आपूर्तिकर्ता की। तो वो एक दी गई कीमत पर
कितनी मात्रा में वस्तु की कितनी मात्रा की आपूर्ति करेगा। तो ये निर्णय भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है जो कि ये जो उदाहरण है उत्पादक से संबंधित। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस प्रकार से उत्पादक संयोजित करे। एक उत्पादक जो है वो भी एक सूक्ष्म इकाई है, तो वो उसके जो निर्णय हैं वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। तो उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं जिनके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे, जिनमें भूमि होती है या प्राकृतिक संसाधन जिनको आप बोल सकते हैं, साथ साथ पूंजी होती है, उद्यमिता होती है। इन सभी ये जो विभिन्न साधन होते हैं इनको किस प्रकार से संयोजित करना है या किस प्रकार से इनको यूज करना है जिससे कि उसको कम से कम लागत पर वो जो दी गई वस्तु है उसका उत्पादन कर सके। ये सब निर्णय भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आते हैं। इसके पश्चात है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब इसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो मैक्रो शब्द से आशय हुआ बहुत बड़े से। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, एक पूरी विश्व की बात कर सकते हैं इसके अंदर। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें कि आप एक राष्ट्र भी कहते हैं, एक विश्व भी कहते हैं, उसके स्तर पर लिए गए निर्णय समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के जो उदाहरण हैं या आप कह सकते हैं जैसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होते हैं, जो आर्थिक निर्णय होते हैं कि किस प्रकार से आपको विभिन्न चीजें पता चलती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय क्या है या देश का जो कुल जो आप उपभोग है, ये कुल जो कंजम्पशन हो रहा है उस पर कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीजें हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, सरकार आप जानते हैं जो एक सरकार होती है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे देश के जो निर्णय होते हैं वो सारे वही लोग करते हैं। तो इसलिए वो लोग केवल एक व्यक्ति का हित ना देख के पूरे देश का हित देखते हैं और पूरे देश के जो वो निर्णय लेते हैं उससे जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सारे निर्णय हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा आपकी किताब में दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र के जो उदाहरण हैं, मुद्रास्फीति या जिसको आप कीमत वृद्धि भी बोलते हैं। आप जैसे जानते हैं लोग बोलते हैं महंगाई की दर भी मुद्रास्फीति को ही बोलते हैं। तो ये जो है, जो महंगाई की जो दर है, इससे पता चलता है कि जो रोजमर्रा की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं वो किस प्रकार से बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब इनको महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार निर्णय लेती है। तो जो सरकार के निर्णय होते हैं या जो किसी राष्ट्र के निर्णय होते हैं वो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। उसमें जो मुद्रास्फीति की दर है वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मुद्रास्फीति की दर को जो का नियंत्रण है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक समृद्धि और विकास, मतलब जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है, और ये जो सारे जो जितने भी हैं या जो इस प्रकार के जो निर्णय हैं जो संपूर्ण जनसंख्या को प्रभावित करते हैं या एक व्यक्ति से अधिक बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो हमने भी पढ़ा, अब हम जानते हैं कि जो आपके में कुछ ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं सवाल, उनको करके देखते हैं। तो ये कथन जो दिए हैं ये कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसकी हम जांच करते हैं। तो पहला कथन है मुद्रास्फीति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मुद्रास्फीति का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, अतः ये कथन असत्य है। इसी प्रकार से किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्या होता है, न कि समष्टि अर्थशास्त्र की। तो ये भी कथन असत्य है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार तथा बेरोजगारी मुद्दों का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही। हमने भी बात करी कि जो मुद्दे पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं
या एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है। इसी के साथ अगला जो कथन है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी वस्तु के खरीदने के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेने का अध्ययन करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो व्यक्तिगत निर्णय है, ये जो सूक्ष्म इकाई है समाज की, जो कि एक व्यक्ति है, उसके जो निर्णय होते हैं वो सारे के सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। अतः ये जो कथन है ये पूर्णतः सत्य है। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक आता है, जो लास्ट टॉपिक आता है इस अध्याय का, वो है वास्तविक बनाम आदर्श अर्थशास्त्र। तो यहाँ लड़ाई है, या यहाँ जो बात है वो है वास्तविक बनाम आदर्श की। तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है का अध्ययन करता है, मतलब कि क्या प्रेजेंट है या क्या चीज हो रही है जो सच है। आर्थिक तथ्य तथा अंकों को वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सच है, उसको वास्तविक अर्थशास्त्र बोलते हैं। और जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है, जैसा आप जानते हैं आदर्श क्या होता है कि जैसा आदमी को होना चाहिए, उसी प्रकार से आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। तो आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या करता है, क्या है और क्या होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी आप जब पढ़ेंगे, अब जो पहला जो इसमें एक उदाहरण दे रखा है, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की सीमा, कितने करोड़ की? 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है, ये बता रहे हैं। तो भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो ये कथन क्या है? इस कथन में एक सत्य घटना या एक तथ्य को प्रस्तुत किया गया है अंकों के सहायता से। 100 करोड़ बताया गया है कि भारत की जनसंख्या जो है 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है और भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो अतः ये कथन एक वास्तविक अर्थशास्त्र का कथन है। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में लिखा है, भारत को जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से बढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए, उसे अपनी जनसंख्या नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये एक आदर्श वाक्य है, क्योंकि इसमें समझाया गया है कि क्या होना चाहिए। भारत की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो किसी भी विकासशील देश को अपनी जो सीमित संसाधन होते हैं उनको देखते हुए अपनी जनसंख्या को इतनी तीव्र गति से बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जो अगर इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो जो उसके संसाधन हैं वो उनको पूरा करने में काम नहीं आ पाएंगे, कम पड़ जाएंगे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा है। हमने जो ये अभी तक दूसरा भाग आज का पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इसके साथ ही जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो क्या बताता है, वो किसी जो व्यक्ति हैं या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पूरी अर्थव्यवस्था जो उसके स्तर पर आर्थिक समग्रों का अध्ययन करता है। जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीति बनाई जाती हैं, उन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर किया जाता है। इसी प्रकार से सबसे आखिरी में हमने देखा कि जो आर्थिक तथ्य और जो अंक हैं उनकी मदद से अगर हम कुछ समझाते हैं तो वो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, जबकि जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है वो क्या होना चाहिए का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम अध्याय है अर्थशास्त्र का वो समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी आपको इसमें सवाल है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला वीडियो, अब जो उसका दूसरा अध्याय है मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में, उसके संबंध में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।